नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लॉजिक आईक्यू में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस से 6 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और ये प्रश्न का यही कहना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न किस लॉजिक का प्रयोग करके 13, 19 से 4 लाया है, 71, 9 से 10 लाया है। उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 128 और 32 से एक अंक लेंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप 13 और 19 से 4 लाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 13 और 19 को ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 32 आएगा। और 32 में अगर आप 8 से भाग दे दीजिएगा तो क्या आपका 4 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 13 और 19 का संबंध 4 से बताया गया है। ऐसे ही अगर हम फिर 71 को और 9 को ऐड कर देंगे तो हमारा 80 नहीं आ जाएगा। और 80 में हम कितना से भाग देंगे, 8 से, क्योंकि यहाँ पे 8 से भाग दिए तभी तो हमें 4 प्राप्त हुआ। तो हम लोग भी 80 में 8 से भाग देंगे तो हमें 10 प्राप्त नहीं हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 और 9 का संबंध 10 से बताया है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए अगर हम लोग भी 128 और 32 को ऐड करेंगे तो अगर हम 128 और प्लस में 32 कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, 160 आएगा। अगर हम 160 में 8 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 20। तो देखिए दोस्तों, ये जिस प्रकार 13, 19 का संबंध 4 से बताया है, 71, 9 का संबंध 10 से बताया है, इसी प्रकार हम लोग भी 128 और 32 का संबंध 20 से बताएंगे। 20 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करें, सदृशता ज्ञात करें। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न 17 का संबंध 290 से बताया है, उसी प्रकार ये प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि 11 का संबंध किस अंक से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार 17 से 290 लाया है। यानी 17 में ऐसे क्या किया है जिससे इसे 290 प्राप्त हो रहा है। अगर आप 290 और 17 को एक बार समझिए तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आता है, 289। और 289 में अगर आप 1 प्लस कर दीजिएगा तो क्या आपका 290 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 11 का संबंध 290 से बताया है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 11 का स्क्वायर करेंगे। अगर आप 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 121। और 121 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। 121 में 1 ऐड करने पर आपका आएगा 122। और 122 ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करें, वेन आरेख ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पे 3 शब्द दिया गया है, पशु, बिल्ली और कुत्ते। और इन तीनों शब्द से मिलाकर हमें एक वेन डायग्राम बनाना है। ये प्रश्न का यही कहना है। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको वेन आरेख का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द दिया है उन शब्दों में आपस में संबंध देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है पहले पशु
पशु, उसके बाद है बिल्ली, उसके बाद है कुत्ता। क्या आपको तो अच्छा से पता होगा कि कुत्ता और बिल्ली एक प्रकार का पशु है। तो सबसे पहले हम किसका वेन आरेख बताएंगे? पशु का। तो ये हमारा हो गया पशु, और पशु में किसका बनाएंगे? बिल्ली का। अलग बनाएंगे बिल्ली, क्योंकि बिल्ली एक प्रकार का जानवर है और कुत्ता भी एक प्रकार का जानवर है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो इसलिए हम पशु के अंदर ही बिल्ली और कुत्ता का अलग अलग वेन आरेख बताएंगे। और ऐसा वेन आरेख ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाए तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव है? दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये पासा से रिलेटेड है। यहाँ पे एक खुला पासा दिया गया है और इस प्रश्न का कहना है कि इस पासा को हमें बंद पासा बनाना है। तो देखिए दोस्तों, खुला पासा से बंद पासा बनाने के लिए सबसे पहले आप विपरीत को लिखिए। तो इसमें 7 का विपरीत क्या होगा? 9 होगा। इसी प्रकार 8 का विपरीत क्या होगा? y, और x का विपरीत क्या होगा? z। देखिए दोस्तों, खुला घन से बंद घन बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे चारों डाइस है ना, इस चारों डाइस में ये एक ऐसा डाइस होगा जिसमें 7 होगा लेकिन 9 नहीं होगा। ऐसे ही 8 होगा लेकिन y नहीं होगा, x होगा लेकिन z नहीं होगा। तो वही पासा सही होगा। अगर आप पहले वाले पासा को देखिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 है और 7 का विपरीत 9 भी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर आप दूसरे वाले पासा को देखिए तो यहाँ पे x है और x का विपरीत z है, तो ये भी पासा नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन 3 को देखिए तो यहाँ पे है y और y का विपरीत कितना है? 8, लेकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप, तो यहाँ पे 7 है ना और 7 का विपरीत 9 है, तो यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन एक ही बच गया, ऑप्शन डी। तो ये हमारा सही उत्तर होगा, लेकिन एक बार हम चेक भी करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें z का विपरीत क्या है? x। यहाँ पे कहीं आपको x दिख रहा है? नहीं ना। इसी प्रकार अगर आप 9 का विपरीत देखिए तो 7, क्या आपको कहीं 7 दिख रहा है? और इसी प्रकार अगर आप 8 का विपरीत y देखिए तो क्या आपको यहाँ पे कहीं 8 दिख रहा है? यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, वह मेरी नानी के एकलौते बेटे का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रही थी? दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है और ये प्रश्न कर है। सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कही। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक तस्वीर बना देंगे। ये हमारा हो गया तस्वीर। तस्वीर के तरफ इशारा करते हुए कौन कहती है? नैना। वह मेरे नाना के, मतलब ये हो गई आपकी हो गई नैना। नैना को हम नैन से सूचित कर देंगे, ठीक। नैना कहती है वह मेरे नाना के, यानी नैना के नाना। तो नैना के नाना इससे एक पीढ़ी ऊपर के होंगे ना, इसके नाना को हम NA से सूचित कर दे रहे हैं। ओके, उसके बाद बोल रही है वह मेरे नाना के एकलौते बेटे क्या बेटा है, यानी इसके जो नाना है, नाना के बेटा, यानी जो नाना का बेटा होगा ये खुद इसका कौन होगा? नैना का मामा होगा ना, और मामा का बेटा, तो है मामा का जो बेटा होगा उसका संबंध नैना से किसका होगा? चचेरा भाई से होगा ना। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप है, ठीक, आपके नाना के जो बेटे होंगे वो आपके कौन लगेंगे? मामा। और मामा का जो बेटा होगा वो आपका भाई ही ना लगेगा, लेकिन खास भाई नहीं लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। तो वह किसके तरफ इशारा कर रही थी? अपने चचेरे भाई के तरफ। चचेरा भाई ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कर आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। आई के सापेक्ष जे किस दिशा की ओर उन्मुख है? दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन एक बनाएंगे, ठीक। इसको हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं? उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण,
इधर वाले को पश्चिम और इधर वाले को हम पूरब कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आई और जे दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर करके खड़े हैं, यानी दोनों एक दूसरे के, मतलब यहाँ पे खड़ा है आई और उसी के सामने खड़ा है जे, यही बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, यानी यहाँ पे खड़ा है कौन, आई, इधर मुंह करके। ठीक, इधर इसका फेस है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आई के सापेक्ष जे किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो जब आई है तो आई दक्षिण पश्चिम की तरफ फेस किया है, तो देखिए दोस्तों, जो जे का फेस होगा वह इसके विपरीत दिशा यानी उत्तर पूरब की तरफ होगा ना, और उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस सीरीज के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों, कभी भी आपको सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस सीरीज में किस लॉजिक का प्रयोग करके एक अंक के बाद दूसरा अंक प्राप्त किया जा रहा है, यानी 7 के बाद 21, 21 के बाद 63, 63 के बाद 189, 189 के बाद 567। उसी प्रकार हम फिर एक अंक प्राप्त करेंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्रश्न 7 से 21 कैसे लाया है। 7 से अगर आप 21 लाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको कितना करना पड़ेगा, गुणे 3। अगर आप 7 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 21 नहीं आ जाएगा। ऐसे ही 21 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 63 नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार 63 में 3 से गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 189, और 189 में 3 से गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 567, और 567 में इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 3 से गुना करेंगे। अगर आप 567 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1701, और 1701 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कर है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में कुल त्रिभुज का संख्या कितना है, यही हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि इस फिगर में कुल आकृति मतलब कुल त्रिभुज का संख्या कितना है। देखिए दोस्तों, हम जहाँ जहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे अगर आप देखिए तो ऐसे फिगर बना है ना, और बीच में ऐसे किया है। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको इस प्रकार का फिगर देखने के मिले तो आप समझिएगा कि इसमें कुल आकृति मतलब त्रिभुज का संख्या कितना है, 3। तो ऐसे ही अगर आप एक और फिगर देखिए तो आपको यहाँ पे भी एक फिगर दिख रहा होगा ना, जो इसे ऐसे ही बनाया है सेम टू सेम, तो इसमें भी कितना होगा, 3 ही तो होगा। और उसके बाद इसी प्रकार अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी एक आकृति आपको दिख रहा है, इसमें भी तो 3 त्रिभुज होगा, तो इसमें 3 और 3 को ऐड कीजिएगा तो आपका 9 आएगा ना। और देखिए दोस्तों, अभी हम एक और ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पूरे वाले को देखिए तो यहाँ पे भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया 10, और एक और ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप इसको भी देखिए तो यहाँ पे भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया 11। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या 11 बन रहा है। 11 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, एक बार इस डायग्राम में आप खुद से त्रिभुज का संख्या प्राप्त करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कर है, कौन सी आकृति नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह रिक्त स्थान को प्रतिस्थापित करेगी।
दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ पे एक आकृति दिया है, ठीक, और इस आकृति में लास्ट में एक खुला दिया है और इसी में आकृति में मतलब ये खुले वाले स्थान पे हमें इन चारों ऑप्शन में से एक आकृति को रखना है जिससे ये आकृति पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखिए तो इसमें जो गोला बनाया जा रहा है, पहले एक गोला बनाया जा रहा है, ठीक, उसको क्या किया जा रहा है, थोड़ा दूर दूर के स्थान पे भरा जा रहा है, और जो दूसरा गोला बनाया जा रहा है उस पर एकदम सामने सामने भरा जा रहा है। और देखिए इसमें जो भरा गया है ऐसे ऐसे भरा गया है, दूसरा में ऐसे ऐसे भरा गया और तीसरा में फिर इधर से भरा गया है। इसी प्रकार अगर आप लास्ट वाले के देखिए तो इसमें डीप डीप भरा गया है ना, तो इसके बाद अगर हम भरेंगे तो उसमें थोड़ा जो स्पेस होना चाहिए ना, और ऐसा आकृति ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करें, यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को लाल कहा जाए, लाल को पीला, पीले को हरा, हरा को नीला, नीले को बैगनी तथा बैगनी को नारंगी कहा जाए, तब मानव का रक्त का रंग क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है कि इसमें मतलब देखिए सफ़ेद को काला कहा गया है, काला को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, ऐसे ही रंगों को कहा गया है, ठीक। उसके बाद लास्ट में हमसे बोला जा रहा है कि मानव रक्त का रंग क्या होगा। जो मानव रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, और इसमें लाल को क्या कहा गया है, पीला कहा गया है ना, तो हम लाल को संबंध किससे बताएंगे, पीला से। पीला ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।